नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम आपको एक बड़े सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। लंबे समय से यह सवाल पूछा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज चुनाव में किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, एनडीए को या महागठबंधन को। और अब इसका जवाब मिल गया है और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स। रामबंधु वत्स के बारे में आपको बता दें कि ये देश के मशहूर जो सबसे मशहूर सेफोलॉजिस्ट हैं उनमें से एक हैं और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वोटों के प्रतिशत को लेकर वो बेहद लाजवाब है। तो हम पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं रामबंधु वत्स जी कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में, बिहार चुनाव 2025 में किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, महागठबंधन को कि एनडीए को? देखिए, इसका उत्तर मिला जुला है। जो उनको जो सर्वे के अनुसार जो अनुमानित उनको जो वोट प्रतिशत आने वाला है वो 5% के आसपास आने वाला है। तो वोटों के मामलों में तो वो ये 5% में से जो ज्यादा 3% के आसपास जो वोट उनका वोट बैंक होगा वो एनडीए का है। तो वोटों के मामलों में तो एनडीए को ज्यादा हानि पहुंचाए हैं। एनडीए से नाराज वोटर्स ने जनसुराज को जी हाँ, लेकिन ये जो वोट जो इनका है वो एनडीए के पास है। एनडीए का वोट इनके पास आया है, लेकिन हर सीटों पे उसका प्रभाव अलग अलग पड़ा है। और एक जो इनका जो नैरेटिव रहा, इनके जिस नैरेटिव का प्रभाव वोट पे पड़ा उससे एनडीए को लाभ हुआ है। कैसे? देखिए, दो तरीके से हम देखें, एक नैरेटिव वाले पे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से ये बीजेपी पे हमलावर हुए, बाद में जिस तरीके से पलायन की बात किए, इनका जो एक बयान था कि छठ में जो आएगा वो लौट के नहीं जाएगा, तो उस तरीके का जो पूरे बिहार की जो तासीर हो गई, चुनावी जो मिजाज हो गई, वो पलायन के मुद्दों की तरह आ गई। उसी बीच में नीतीश कुमार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, 10% हुआ और 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की घोषणा करना, बिजली 10,000 रुपया देना, बिजली फ्री आदि हो गई। और इसके साथ साथ जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, वो भी रोजगार की बात करने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम हर घर में एक व्यक्ति को देंगे। इस बीच आप देखिए कि जब जातिगत जनगणना हुआ था तो आरजेडी की जो क्या मांग थी, आरजेडी की मांग थी कि बिहार में मंडल कमीशन के सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। यानी आरजेडी चाहती थी कि चुनाव से पहले बिहार की तासीर अगली बनाम पिछड़ी हो जाए। तो प्रशांत किशोर के मूवमेंट के कारण और बीजेपी पे हमलावर होने के कारण, पलायन के मुद्दे को उठाने के कारण जो आरजेडी का जो 65% राजनीतिक आरक्षण कैप हटा के 65% करने की जो मांग आदि जो मांग मुद्दा था, उससे हट करके आरजेडी भी नौकरी पे शिफ्ट हो गई। आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार की तासीर थोड़ी बहुत भी अगली बनाम पिछड़ी होती तो इसका क्या चुनावी परिणाम होता। तो ये जो रणनीति के तहत इनके रणनीति से एक लाभ तो बीजेपी को या महागठबंधन की तुलना में एनडीए को हुआ है। दूसरी बात, अगर हम इसको वोटों की बात करेंगे तो इनके पास जो वोट है वो एनडीए का वोट ज्यादा है। जैसे कि आप कुम्हरार का देख लीजिए, कुम्हरार में कायस्थ वोट जो बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता था, लेकिन वो आया है केसी सिन्हा के पास। इसी तरीके से मोकामा में जो धानुक वोट है, जो मतु समाज का वोट है, वो भी पीयूष प्रियदर्शी के पास आया है, जबकि परंपरागत तौर पे वो एनडीए का माना, नीतीश कुमार का माना भी जाता था, एनडीए के साथ माना जाता था। और वहां के कुछ जो पिछड़ी जाति हैं वो अनंत सिंह से व्यक्तिगत प्रभाव में भी है, तो उनका माना जाता था। अगर आप दीघा की बात करें तो बिट्टू सिंह के पास जो राजपूत का जो वोट है वो भी एनडीए का वोट है। अगर आप करघर की बात करें तो रितेश पांडे के पास जो ब्राह्मण वोट है वो भी बीजेपी का वोट है। चनपटिया से मनीष कश्यप हैं, वो भी बीजेपी के वोट हैं। आप दरभंगा सदर से बात करें, आर के मिश्रा के बाद, उनको भी ब्राह्मणों ने वोट दिया है, वो भी बीजेपी का वोट है। तो इनके ज्यादातर उम्मीदवारों के पास जो वोट है वो बीजेपी का वोट है, बीजेपी और एनडीए का वोट जी, और एनडीए का वोट है। लेकिन कई सीटों पे बीजेपी के हिस्से का वोट इनको मिला, इसके बावजूद भी अंततः लाभ बीजेपी को हुआ है। कैसे? इसको भी टिकट करने अगर बीजेपी के वोटर प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं तो इसका लाभ कैसे मिलेगा बीजेपी? जी देखिए, जो बीजेपी के वोटर बीजेपी से नाराज होकर के दूसरे जगह वोट दे रहे हैं तो वो महागठबंधन से न दे करके जन सुराज को दिए। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हरार को देख लेते हैं तो कुम्हरार में कायस्थ वोट केसी सिन्हा के फेस वैल्यू पे या जन सुराज के कारण जन सुराज को नहीं मिला। वो कायस्थों की अपनी नाराजगी थी,
कायस्थ को टिकट नहीं देने की नाराजगी थी। तो अगर केसी सिन्हा या जनसुराज आज मैदान में नहीं होता, वो वोट महागठबंधन को मिला, तब तो महागठबंधन बड़े मतों के साथ जीत जाती। तो एक लाभ यहाँ पे ये हुआ। इसी तरीके से अगर आप देख लीजिए मोकामा की सीट, मोकामा में परंपरागत तौर पे तो जो महतो वोट था या जो धानुक समाज का जो वोट है, वो वोट माना जाता था नीतीश कुमार के पास, या कुछ प्रभाव उस पर अनंत सिंह का था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ललन सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई हुई थी मुंगेर लोकसभा के लिए, उसी वक्त वहां की राजनीति थोड़ी अगड़ी पिछड़ी हो गई थी। उस वक्त से अशोक महतो के प्रभाव में वहां का महतो वोटर भी, धानुक वोटर भी आ गया था। तो इस बार वो अगर वहां से पीयूष प्रियदर्शी नहीं होते तो वो वोट आरजेडी के पास चला जाता, वीणा देवी को चला जाता अशोक महतो के कारण। तो वो भले ही जदयू के हिस्से का उनको वोट गया, लेकिन लाभ हो गया अनंत सिंह को, जदयू उम्मीदवार को। इसी तरीके से आप सीमांचल में जाइए, जोकीहाट में, जोकीहाट में तसलीमुद्दीन के ही बड़े बेटे को जनसुराज ने दिया है टिकट, उन्हीं के छोटे बेटे को आरजेडी ने दिया है, जदयू से वहां मंजर आलम है। तो वहां पे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अगर वहां पे जनसुराज अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करते तो वो जो परिवार है, तसलीमुद्दीन का परिवार है, एक बड़ा राजनीतिक घराना है, उनका प्रभाव भी है, तो उनके घराने का वोट एकजुट हो जाता, तो फिर वहां पे जदयू को लाभ होता है। तो इसी तरीके से आप दरभंगा सदर को देख लीजिए। दरभंगा सदर में जो ब्राह्मण वोट मिला है आर.के. मिश्रा को, उसका कारण यह है कि वहां पे अलीनगर में जो मैथिली ठाकुर हैं, उनको टिकट मिलने के कारण कुछ ब्राह्मण नाराज हुए हैं, जो खासकर जो वहां के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो वो उससे भी ब्राह्मण वोट बीजेपी के पकड़ से बाहर निकला है। अगर वहां पे आर.के. मिश्रा दरभंगा सदर में नहीं होते तो जाहिर है वो चला जाता महागठबंधन के खेमे में। तो इस तरीके से बीजेपी की कई सीटों का जो वोट है वो जनसुराज को मिला भी है, लेकिन उससे बीजेपी को लाभ भी हुआ है। लेकिन हर जगह ही माजरा नहीं है। अगर आप करगहर की बात करें तो देखिए वहां से रितेश पांडे को टिकट मिला है। रितेश पांडे निश्चित तौर पे गायक हैं, प्रभावशाली हैं, और प्रशांत किशोर भी वहां से जुड़े हुए हैं, उनका गांव भी वहीं पे है, तो कुनार में भी है। तो कुछ ना कुछ ब्राह्मण वोट रितेश पांडे को मिलेगा भी। अगर वो नहीं रहते तो बीजेपी को लाभ होता। आप चनपटिया से मनीष कश्यप को देख लीजिए, मनीष कश्यप का भी कुछ प्रभाव है, अपने बलबूते कुछ वोट लाएंगे। अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी को लाभ होता। तो इसी तरीके से आप दीघा को देख लीजिए। दीघा में जो जनसुराज के उम्मीदवार बिट्टू सिंह है, वो भी राजपूत वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं। हालांकि वहां राजपूत वोटों में जम के विभाजन हुआ है। वहां से जो माले के उम्मीदवार है वो भी सुशांत सिंह की बहने राजपूत ही हैं। तो कम से कम अगर बिट्टू सिंह नहीं होते तो वो वोट बीजेपी को टर्न हो जाता। तो कई सीटों पे या ज्यादातर सीटों पे आप देखेंगे कि बीजेपी के वोट बैंक उनके पास गया है, और कुछ सीटों पे वो उनके पास जो बीजेपी का वोट बैंक गया है उससे बीजेपी को लाभ भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए से ही उनको चुनौती मिल रही है। मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं? देखिए मुसलमानों ने वोट दिया है। इस बार ऐसा माना जा रहा था, अगर आप 6 महीने पहले के दिनों को याद करें तो माना जा रहा था कि वक्त संशोधन बिल आने के बाद मुस्लिम वोटों में एकजुटता होगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। चुनाव में दोनों चरणों में मुसलमानों में कोई आरजेडी के प्रति एकजुटता नहीं देखी गई। तो आरजेडी जहां महागठबंधन में जहां कांग्रेस है वहां पे मुस्लिमों में एकजुटता देखी गई, आरजेडी में उतनी नहीं देखी गई। वो वोट बैंक खिसका है। तो जनसुराज को पड़ा है, मतलब अल्पसंख्यकों ने जनसुराज को वोट दिया है। अब अल्पसंख्यकों ने दिया है कई जगहों पे, जैसे कि आप अमौर की बात करें तो अमौर में इनके प्रत्याशी हैं और उनको अच्छा वोट मिला है। जोकीहाट में, नोखा में, कई जगहों पे मुसलमान इनको अच्छा वोट दिए हैं। और कई जगहों पे जहां पर मुसलमान प्रत्याशी है, हाँ, वहां तो मिलेगा, हाँ, लेकिन जहां मुसलमान प्रत्याशी नहीं है और मुसलमान वोट है, हाँ, वहां उन क्षेत्रों में मिला तब मानेंगे कि मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया है जनसुराज को। देखिए वहां पे जहां का मुसलमान खुद आरजेडी से नाराज होकर के बिखराव की स्थिति में आया है, वो वोट 2 भागों में बटा है। एक भाग जनसुराज के पास गया है, जैसे आप सिरघाटी हो गए, इमामगंज हो गए, बाराचट्टी। सिरघाटी सीट पर क्या स्थिति है? सिरघाटी सीट जनसुराज सुनते हैं वहां बड़ा मजबूत है जी। वहां पे जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं पवन किशोर, और वो भी वहां के एक चर्चित व्यक्ति के पुत्र हैं। तो वो अपने बलबूते भी सवर्ण उम्मीदवार हैं, अपने बूते भी वो वोट लाए हैं और मुसलमानों का भी कुछ वोट उनको मिला है। लेकिन
देखिए, अगर वहां पे जनसुराज उम्मीदवार नहीं होते तो वोट वहां के एनडीए उम्मीदवार को मिलता। इस बार मुसलमान लोग एनडीए में तो गैर वहां वो सिरघाटी सीट जीत रही है जनसुराज पार्टी। नहीं जीत नहीं रही है, जीत जीत नहीं नहीं रही है, लेकिन मुसलमानों का फाइट में है। फाइट है। और और वहां वहां सिरघाटी पे जो सवर्ण मतदाता जो सवर्ण वोट मिला है शेरघाटी में भी जनसुराज को, अगर वो नहीं होते तो बीजेपी हो जाता। और वहां सिरघाटी में मुसलमानों ने वोट किया है जनसुराज जी वोट किया है। इसी तरीके से मुसलमानों ने बेलागंज में मनोरमा देवी को भी वोट किया है। बेलागंज में इस बार किया कि नहीं जनसुराज को? पिछली बार तो अमजद खड़े थे वहां से उपचुनाव में, तो बेलागंज में अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों ने वोट किया था। हाँ, इस बार बेलागंज में मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ है मनोरमा देवी जो जदयू के उम्मीदवार है उनके प्रति जी उनके प्रति हुआ। सुरेंद्र यादव के बेटे को नहीं मिला? नहीं, इसी तरीके से दीपा मांझी जो इमामगंज से हैं उनको भी मुस्लिम वोट बैंक मिला है, कुछ मिला है। जो नाराज है, अगर मान लेते हैं, देखिए 2020 में तो 75% ऐसी सीटें थी। तो आप कह रहे हैं कि इमामगंज और बेलागंज इन दोनों ही उपचुनाव जो हुए, उपचुनाव में हमने देखा कि इमामगंज में और बेलागंज में इनका जनसुराज का उम्मीदवार था अमजद। तो वहां जो अमजद उम्मीदवार थे, अमजद का अपना एक पॉकेट में प्रभाव था जी। तो अमजद की वजह से अमजद प्रभावशाली थे तो उनको वोट मिला। जनसुराज ने जो एक नैरेटिव सेट किया उसका भी फायदा मिला अमजद को। प्रशांत किशोर ने भी खूब पसीना बहाया बेलागंज में, और ऐसा एक समय लग रहा था कि एकदम कांटे की टक्कर बन गई है जी। तो क्या इस बार बेलागंज इमामगंज में जनसुराज के प्रत्याशियों को मुस्लिम वोट मिला या नहीं मिला? देखिए, जनसुराज के प्रत्याशियों को बेलागंज में नहीं, इमामगंज में थोड़ा मिला है। बेलागंज में नहीं मिला? नहीं, वहां पे मनोरमा देवी को मिला जो नाराज वोट बैंक है। देखिए, जो उनका बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, उसमें जनसुराज प्लेटफॉर्म खुद मुसलमान वोट लेना चाहती थी। इस बार वही मुस्लिम आया है जो आरजेडी से नाराज है, दोनों में अंतर है। तो जो नाराज वोट बैंक आया है वो एनडीए के गैर भाजपाई उम्मीदवारों को भी मिला, खासकर मांझी जी के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार, उनको मिला। लेकिन वहीं पे अगर जनसुराज के उम्मीदवार हैं तो थोड़ा बहुत उनको मिला। जहां पे भाजपा उम्मीदवार हैं वहां मुसलमानों का नाराज वोट बैंक जनसुराज के प्रत्याशी को ही मिला है। तो इस तरीके से कुछ सीटों पे उनका फर्क पड़ा है। अगर आप सिरघाटी की बात करें, वहां पे जो सवर्ण, जो पवन किशोर को जो भूमिहार वोट बैंक मिलेगा वो भी बीजेपी के हिस्से का ही था। तो प्रशांत किशोर के पास जो अपना वोट बैंक आया है वो वोट बैंक ज्यादातर एनडीए का ही है। दूसरी बात यह है कि हालांकि प्रशांत किशोर जैसे ही राजनीति में आए बोले कि हर व्यक्ति को उनकी जनसंख्या के अनुसार टिकट मिलेगा, वो जाति की बात करते नहीं थे। लेकिन आप जनता की नजरिए से देखिए, हर पार्टी जातिगत समीकरण के अनुसार ही वोट दे रहा है। जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके सिर्फ महिलाएं ही वोट की हैं, क्योंकि एक योजना थी 10,000 रुपये देने की बात थी, बाद में 2 लाख आने की बात है। लेकिन ज्यादातर जो वोट पैटर्न अगर आप देखेंगे वो उस पर जातिगत समीकरण हावी है। तो लाजमी है जनता प्रशांत किशोर को सवर्ण के रूप में ही देखेगी। जहां पे इन पे गैर सवर्ण उम्मीदवार हैं वहां पे वोट नहीं काट पाएंगे। तो इनको जो वोट प्रतिशत मिला है वो सवर्ण वोट का ही मिला है। तो लाजमी है कि सवर्ण वोट बैंक एनडीए का ही है, तो उससे एनडीए को एक सीट और है। जैसे अस्थामा में अगर आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह को, लता सिंह की छोटी बहन, जी माफ कीजिएगा, छोटी बहन लता सिंह है, उनको जो वोट मिलेगा वो भी तो जदयू का वोट है, तो उससे भी तो हानि है एनडीए को। तो और वो प्रभावशाली है, आरसीपी सिंह प्रभावशाली है व्यक्तिगत तौर पे, वो उनका गृह नगर भी है, मुस्तफापुर उनका घर भी है, तो और वो लोकप्रिय भी है। तो वो जो वोट काटेंगे वो जदयू का वोट काटेंगे। तो इस तरीके से कई सीटों पे वो एनडीए के लिए चुनौती बन चुके हैं। दूसरी बात आप एक गौर कीजिएगा कि अगर आप उनके जो सर्वाधिक, वैसे 4-5 सीटों को देखिएगा, परिणाम आएगा तो पता चलेगा, जो सर्वाधिक वैसे 1 to 5 सीट जहां वो सबसे अधिक वोट लाए हैं वो एनडीए का ही है। वो सब सर्वाधिक जो 1 to 5 या 1 to 10 होगा उसमें वहां नहीं है जहां पे आरजेडी प्रत्याशी से उनको फाइट नहीं है। उनके पास जो वोट आया है वो एनडीए का ही आया है। मतलब आप कह रहे हैं कि सवर्णों ने जनसुराज को एक्सेप्ट किया है, मुसलमानों ने भी जनसुराज को कई क्षेत्रों में एक्सेप्ट किया है। हाँ, लेकिन गैर सवर्ण, गैर मुस्लिम, पिछड़ा समाज में वो प्रभाव नहीं दिखा, वो प्रभाव नहीं दिखा। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट जैसे कि पीयूष प्रियदर्शी है मोकामा में, अपने बलबूते चाहे वो जो भी ले लें, तो इस तरीके से चाहे कोई भी उम्मीदवार ले ले, लेकिन इनके पास जो वोट आया है, अगर इनको 5% वोट मिलता है तो 4% वोट समझिए कि वो एनडीए का ही है।
और 1% का आधा मुस्लिम और आधा में सभी जातियां हैं। आप कह रहे हैं कि 5% के आसपास वोट मिलेगा। हाँ। अब देखिए, अगर आपके अनुमान से 1% प्रशांत किशोर को ज्यादा अगर वोट मिल गया, मतलब 6%, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में मान्यता प्राप्त दल की जो अर्हता है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कर देगी। क्योंकि जो एक राजनीतिक पार्टी को किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए विधानसभा में कम से कम उसके 8 विधायक, या जो वोट हुआ है, जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उसका 6% वोट शेयर होना चाहिए। तो अगर 5% तो आप देख ही रहे हैं, अगर कोई चमत्कार हो जाए और 6% हो जाए तो एक बड़ी सफलता प्रशांत किशोर को मिलती हुई दिखेगी कि पहले ही चुनाव में वे बिहार में एक मान्यता प्राप्त दल के रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।